आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लेक्चर 6 में वैलिडिटी और लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कूलॉम्बियन फोर्स है वो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, कूलॉम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच कूलॉम्स लॉ वैलिड हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर वो पॉइंट चार्ज ना हुए तो क्या कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा? अगर हम पॉइंट की जगह 2 स्फीयर ले लें, ये स्फेरिकल पार्टिकल हो गए, इस पे हमने कोई चार्ज दे दिया प्लस Q1, इस पे हमने कोई चार्ज दे दिया प्लस Q2, और इनके बीच की जो सेंटर है, सेंटर डिस्टेंस है, उसे हमने R कर दिया। तो क्या अब स्फेरिकल पोर्शन के लिए या स्फेरिकल पार्टिकल्स के लिए कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं है क्या? तो स्फेरिकल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए भी कूलॉम्स लॉ वैलिड होता है। पॉइंट चार्जेस के लिए तो वैलिड है ही, लेकिन स्फेरिकल चार्जेस जो होते हैं, स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं जिसको आपने चार्ज दिया, उसके लिए भी कूलॉम्स लॉ वैलिड है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, जब आप किसी स्फीयर को चार्ज देते हो तो वो तो चार्ज पहली बात तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और आउटर के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट नजर आता है। विद रिस्पेक्ट टू आउटर स्पेस की अगर बात करें तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। तो स्फेयर चाहे जितना बड़ा हो उसे हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर हम कोई पार्टिकल ले लें और उसका शेप कुछ ऐसा हो जाए, ये शेप हो जाए, और अगर इसके बीच की डिस्टेंस R कर दें, तो क्या इन पार्टिकल्स के लिए इस पे हमने प्लस Q चार्ज दे दिया, इस पे भी प्लस Q चार्ज दे दिया, Q1 और Q2 मान लेते हैं, तो क्या अगर ये तो पॉइंट नहीं नजर आ रहे हैं, आप देखिएगा ये पार्टिकल दूसरा है, ये पार्टिकल दूसरा है, और इसको भी हमने चार्ज दिया है, इसको भी चार्ज दिया है, तो चार्ज पार्टिकल तो हो ही गई, और ये पॉइंट भी नहीं है। इनका शेप देखिए कैसा हो गया, इनका शेप भी स्फेरिकल नहीं है। तो क्या इसके लिए कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं है? जैसा कि कहा गया है, कूलॉम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड हो गया। स्फीयर भी आपको समझ में आ गया, वैलिड हो गया। अगर कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर है किसी पार्टिकल का और उसको हम चार्ज दे दें तो वो आउटर के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट ही नजर आता है, इसलिए स्फेरिकल बॉडीज जो होती हैं वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट की जाती हैं। लेकिन अगर जो पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल ना हो तो कूलॉम्स लॉ वैलिड है? हम कहते हैं हाँ, तब भी वैलिड है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें अर्थ के रिस्पेक्ट में, आप रात में आसमान में देखो तो आपको तारे नजर आते हैं, लेकिन तारों का साइज आपको कितना नजर आता है? एक पॉइंट नजर आता है कि नहीं नजर आता है? तारों का साइज आपको कैसा नजर आता है? पॉइंट नजर आता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो जो तारा है, जो स्टार्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। तो यही जो डिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इनके बीच। जब स्फेरिकल पार्टिकल्स नहीं हैं, 2 चार्ज, उनके बीच अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है तो उनके बीच की डिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर दिया जाए। अगर इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि जब वो दूर दूर हो जाएंगे तो आप इस पॉइंट पे आएंगे तो आपको ये एक पॉइंट नजर आएगा। आप आकाश में देखिएगा, कभी कोई बर्ड फ्लाई करती है तो बर्ड एक कैसी नजर आती है? एक पॉइंट नजर आता है कि नहीं आता है? बहुत दूर है। हेलीकॉप्टर्स भी आप देखते होंगे, एरोप्लेन्स भी देखते होंगे, तो जैसे बहुत दूर निकल जाता है तो वो एक पॉइंट नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? क्या वो पॉइंट होता है? नहीं। वो पॉइंट क्यों नजर आता है? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यू इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वैसा ही काम यहां पर हम करेंगे। अगर हम ये 2 चार्ज पार्टिकल हैं, इनका स्फेरिकल बॉडी नहीं है, ये स्फेरिकल पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दें तो ये पॉइंट चार्ज की तरीके ट्रीट किए जा सकते हैं। ठीक है? तो पॉइंट चार्ज का मतलब आपको समझ में आ गया। पॉइंट है
तो आंसर आएगा ही आएगा, कूलॉम्स लॉ वैलिड है। और हर स्फीयर, अगर स्फेरिकल पार्टिकल्स को आपने चार्ज दिया है तो चाहे जितना दे दें, उस केस में भी स्फेरिकल बॉडी कैसी ट्रीट करनी होगी, आपको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना होगा, और ऐसा प्रैक्टिकली क्लियर भी है। लेकिन अगर स्फेरिकल पार्ट्स नहीं हैं, अगर आपके पास जो मटेरियल है, जिस मटेरियल को आपने चार्ज पार्टिकल बनाया है या इलेक्ट्रिफाइड मटेरियल बनाया है और उसको पास लाने के बाद कूलॉम्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में अगर इनके बीच फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इनके बीच की डिस्टेंस को लार्ज कर दें, जिससे कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो पॉइंट की तरह नजर आए। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट हमारा इसमें आता है, इसको इरेज कर देते हैं, फिर लिखते हैं। द पॉइंट चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी, क्योंकि ये यूनिट ही है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें जो भी चार्जेस है वो स्टेशनरी होने चाहिए। तो कूलॉम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। तो हम कह सकते हैं द चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी with respect to each other। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो चार्जेस हमारे हैं वो स्टेशनरी क्यों होने चाहिए। दो चार्जेस आपने जो ट्रीट किए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स क्यों होनी चाहिए। अब देखिएगा यहां पे, अगर चार्जेस स्टेशनरी नहीं होंगे, उस सिचुएशन में अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो मूव करने के साथ क्या होगा, जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उस सिचुएशन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा। और जब चार्जेस स्टेशनरी रहते हैं उस सिचुएशन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखते होंगे कि कोई मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई मैग्नेट होता है वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट होने के लिए जाहिर सी बात है एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट पे कुछ जा रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में जाती है। उसी तरीके चार्जेस भी होते हैं। जब कोई चार्ज होता है और दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है तो ये चार्ज खुद नहीं जाता है फोर्स लगाने, अपनी एक फील्ड जनरेट करता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, दूसरे पे फोर्स जनरेट करता है। अगर ये स्टेशनरी नहीं हुए तो वहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है, और जब मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स पे इफेक्ट करेगा, तो वो परफेक्ट हमें क्या एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा ना। इस वजह से चार्जेस को हमेशा स्टेशनरी रखा जाता है। बात समझ में आती है? क्योंकि अगर चार्जेस मूव करेंगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा तो वहां पर प्योर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं रहेगा या प्योर कूलॉम्बियन फोर्स नहीं रहेगा। कूलॉम फोर्स को इफेक्ट करने वाला एक मैग्नेटिक फोर्स आ चुका होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, कूलॉम्बियन फोर्स के लिए चार्जेस को स्टेशनरी रख देते हैं। जब आगे हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो फोर्स वहां पढ़ेंगे, फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज पढ़ेंगे, वहां पर प्रूविंग भी है उसकी। अभी आपको पता चल गया कि चार्जेस को स्टेशनरी क्यों रखना है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना हो और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहे और इलेक्ट्रिक फोर्स रहे। तीसरा पॉइंट इसमें लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि क्या किसी एटम के अंदर हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो कह सकते हैं हाँ बिल्कुल अप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं इस बात को, फिर एक्सप्लेन करते हैं। कूलॉम्स लॉ वैलिड इनसाइड एटम। अब देखिएगा, अगर कोई एटम है आपके पास, एटम के बीच में आपके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे और इसके बाहर चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे। अभी हमने कहा कि कूलॉम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी।
अब यहां पर देखिएगा चार्ज तो रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस चलो मान लिया स्टेशनरी है। न्यूक्लियस क्या है? स्टेशनरी है, क्योंकि न्यूक्लियस एटम के अंदर रहेगा, वो उसके अबाउट रोटेट करेगा सारी चीजें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो इसके हिसाब से, स्टेशनरी के हिसाब से कंडीशन फेल हो रही है। ठीक है, स्टेशनरी के हिसाब से क्या हो रहा है? कंडीशन फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब कूलॉम फोर्स नहीं लगना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है कि कूलॉम फोर्स, यहां पर हमने एक स्टेटमेंट भी लिखा है इसके बाद, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब अगर ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कभी नहीं बदलनी चाहिए। अब इस सर्किल में देखिए, इस सर्किल में इलेक्ट्रॉन चाहे जिस पोजीशन में रहे, लेकिन इसकी सेंटर से r डिस्टेंस तो हमेशा मेंटेन रहेगी ना। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चाहे जहां रहे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस उसकी r डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगी। तो वही तो बात हो रही है, द चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब देखिएगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनके बीच की डिस्टेंस कभी बदलेगी नहीं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे? वो स्टेशनरी ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी पोजीशन पे रोटेट कर सकते हैं, जिसको आप केमिस्ट्री में स्पिन कहते हो। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? स्पिन कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर आपने देखा होगा, जो भी सुना होगा। तो स्पिन कर सकते हैं और किसी ऑर्बिट में रोटेट भी कर सकते हैं, मतलब उनके पास रोटेशनल मोशन हो सकती है या सर्कुलर मोशन हो सकती है, लेकिन उनके पास लीनियर मोशन नहीं होनी चाहिए। किसी भी एटम्स के अंदर अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है तो वो रोटेट कर रहे हैं, उनमें सर्कुलर मोशन है, उसमें सर्कुलर मोशन है, और न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी भी है, क्योंकि r कभी उनकी रेडियस बदलेगी नहीं। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर स्टेशनरी का मतलब क्या है, इसमें लीनियर मोशन नहीं होनी चाहिए, चार्जेस सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? तो एटम के अंदर आप खुशी खुशी लगाइए कूलॉम्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर रोटेशन कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं, लेकिन दो चार्जेस के बीच कभी भी उनकी जो डिस्टेंस है वो बदलनी नहीं चाहिए। r हर एक मोमेंट पे फिक्स है, इसका मतलब लीनियर डिस्टेंस नहीं बदलनी चाहिए। हम कहना जो चाह रहे हैं वो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस का Ze है तो इनके बीच ये डिस्टेंस नहीं बढ़नी चाहिए, r1 से r2 नहीं होना चाहिए, मतलब अगर सेकंड ऑर्बिट में नहीं जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, मतलब r1 पहले था अब ये r2 हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं चेंज होनी चाहिए या रेडियस नहीं चेंज होनी चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब लीनियर मोशन नहीं होना चाहिए, सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। तो चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लें कूलॉम्स लॉ वैलिड इनसाइड एटम, अगर आपको हिंट चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, सर्कुलर मोशन वैलिड, और लिखना चाहें तो लीनियर मोशन नॉट अलाउड, लीनियर मोशन नॉट परमिट लिख लें। लीनियर मोशन के लिए आपको परमिट नहीं मिलती और सर्कुलर मोशन वैलिड होता है, या फिर ऐसे लिख लें लीनियर मोशन नॉट वैलिड। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। तो वैलिड का काम हो रहा है तो फिर थोड़ा सा याद भी रहेगा, वैलिड वैलिड तो अच्छा रहेगा, अच्छा भी लगेगा। इसके बाद 4 पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच कूलॉम्स लॉ वैलिड होता है, सर्कुलर मोशन या फिर स्पिन होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऑर्बिटल डिस्टेंस होती है या रेडियस जो होती है वो ऑलवेज फिक्स रहती है, वो नहीं चेंज होती विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इस वजह से वहां पर कूलॉम्स लॉ वैलिड होता है। इस पे 4th पॉइंट लिख लीजिए आप। अच्छा, उसको बाद में लिखेंगे 5th वाले को, इससे पहले इससे रिलेटेड लिख लेते हैं। अब देखिएगा, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रोटेट कर रहे हैं,
तो आपने एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सुना होगा कि मौत का कुआं जो होता है उसमें जो बाइकर होता है, बाइकर जब मौत के कुएं में गाड़ी चलाता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो बैलेंस रहता है और वो कुएं के बीच में नहीं गिरता है। वैसे ही क्या होगा यहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रोटेट करेगा न्यूक्लियस को सेंटर मान करके, तो इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो क्या है, कूलम्बियन फोर्स ही तो है। इसका मतलब कूलम्बियन फोर्स एक क्या है, एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर? तो कूलम्बियन फोर्स क्या है, एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आप लिख सकते हैं कूलम्बियन फोर्स इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप इसको लिख लीजिए। Coulombian force is a centripetal force। बात आपको समझ में आ गई होगी ऐसा क्यों होता है। इसमें 5th पॉइंट लिख लीजिए। अब देखिएगा, अगर हम कहें कि ये हमारे पास कोई स्फीयर है, स्फीयर को आप अगर चार्जेस दे दो तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पूरे सरफेस पे। ठीक है? अगर कूलॉम्स लॉ स्फीयर है आपके पास, स्फीयर को आप पॉइंट चार्ज ट्रीट करोगे, लेकिन पॉइंट चार्ज ट्रीट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो चार्जेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होना चाहिए और चार्जेस ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि चार्ज के ऊपर एक दूसरा चार्ज आ जाए, ये चार्जेस आ गया आपके ऊपर और इसके ऊपर एक चार्ज और आ जाए, फिर इसके ऊपर एक चार्ज आ जाए, तो ये अलाउड नहीं है। नॉट पॉसिबल, लिख ले, नॉट वैलिड। क्लियर? ये नॉट वैलिड है, मतलब एक चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज अलाउड नहीं है किसी भी स्फीयर के केस में। अगर हम वर्क कर रहे हैं स्फीयर और भी, चाहे वो नॉन स्फेरिकल पार्टिकल हो, और जब उनके बीच के डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वो चार्ज पॉइंट की तरह ही ट्रीट होंगे, उस सिचुएशन में भी ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। तो हम कह सकते हैं, आप यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, चार्ज मस्ट नॉट ओवरलैप। ठीक है? चार्ज मस्ट नॉट ओवरलैप। आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों है। चार्ज must not overlap। अच्छा, एक पॉइंट और लिखना चाहें तो लिख लें, वैसे समझ में तो आ ही गया है। जब हमने स्फीयर बनाया और स्फीयर पे जब हमने चार्ज दिया तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आप चाहे तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, चार्ज मस्ट बी स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज मस्ट बी स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर?